दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई कल रात। घटना 24 परगना के मध्यग्राम में हुई है, जब वो अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से जा रहे थे। चंद्रनाथ रथ कई सालों से शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, जो व्यक्ति सीएम पद का प्रमुख दावेदार है, उसके पीए की हत्या हो जाना यह दिखाता है कि बंगाल में किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, किस तरह का माहौल खराब किया गया है। और 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों के होने के बाद भी बंगाल जल रहा है, और उसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाना काफी सवाल खड़े करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई से जांच कराने की मांग कही है। बंगाल की हिंसा पर अब डिबेट होना चाहिए। मछली चावल खाने वाला बंगाल आखिर इतना हिंसक कैसे हो गया, क्यों हुआ, वजह क्या है, क्यों इस तरह की हत्याएं और अराजकता फैल रही है, क्यों आगजनी हो रही है, पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। शुभेंदु अधिकारी अब खुद को बंगाल का भविष्य बता रहे हैं। कल तक ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री थे, टीएमसी के सबसे मजबूत चेहरे माने जाते थे। आज उसी टीएमसी को गाली दे रहे हैं और भाजपा में हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या बेहद निंदनीय है। राजकीय हत्याएं लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है। दोस्तों, बीती रात जो बंगाल में हुआ, बीजेपी के शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की कत्ल का कर दिया गया, ऐसा गोदी मीडिया ने बताया है। और ये पूरी तरह से दोस्तों शर्मनाक है, किसी की हत्या। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ को वो शख्स थे जिसने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लोड शेडिंग करवाकर चुनाव हराने में अहम किरदार अदा किया था। राजदार थे। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ को एयरफोर्स से शुभेंदु के पास भेजा गया था। चंद्रनाथ रथ की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कौन थे चंद्रनाथ, क्यों शुभेंदु अधिकारी के इतने करीब थे, और ममता बनर्जी टीएमसी में होने के बाद शुभेंदु अधिकारी इतने अग्रसर कैसे हो गए। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु का काफी करीबी बताया गया है, मगर यह पहली बार नहीं है कि जब शुभेंदु से जुड़े लोगों की मौत को शक से देखा जाए और शक के दायरे में लिया जाए। ऐसी 3 मौतें आपको बताऊंगी जो शुभेंदु अधिकारी की चीजों से जुड़ी हुई है। प्रदीप झा 2013 में शुभेंदु का पीए था। अगस्त 2013 में प्रदीप झा की डेड बॉडी कलकत्ता के सड़क पर मिली थी, जिसमें बीजेपी ने काफी हंगामा किया था, क्योंकि उस वक्त टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी। 2013 में शुभेंदु टीएमसी का सांसद था, तब बात दब गई थी। दोस्तों, आपको बताऊं कि प्रदीप झा को शुभेंदु का काफी करीबी उस समय भी बताया जा रहा था, जिसमें सुब्रोतो चक्रवर्ती यानी कि 2018 में शुभेंदु का बॉडीगार्ड था ये, और 2018 में शुभेंदु टीएमसी में था। 2018 की बात मैं करूं, 13 अक्टूबर 2018 की, तो शुभेंदु को पुलिस बैराक में ही गोली लग गई थी, और 14 अक्टूबर 2018 को शुभेंदु की मौत हो गई थी। दोस्तों, बीजेपी ने शुभेंदु के खिलाफ काफ़ी हंगामा किया था, और शुभेंदु के खिलाफ गंदी गंदी बातें भी पोस्ट की गई थी। काफ़ी हंगामा चला था, गोदी मीडिया ने खूब चलाया था, क्योंकि ये मामला तब टीएमसी से जुड़ा था और पूरा दारोमदार ममता बनर्जी पर लाकर रख दिया था। ममता बनर्जी ने जांच बैठाई, मगर हुआ कुछ नहीं। शुभेंदु को शुभेंदु का काफ़ी करीबी माना जाता था उस वक्त भी। अब दोस्तों, एक और लोग थे, उनका नाम था पुलकित लाहिड़ी। 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु का काउंटिंग एजेंट था। ममता बनर्जी इस चुनाव में शुभेंदु से हार गई थी। इसके बाद पुलकित लाहिड़ी की मौत पर हंगामा होने के बाद यकायक मीडिया में खामोशी अख्तियार कर ली थी। मीडिया में ज़्यादातर लोग कुछ पढ़ने और लिखने नहीं आते, बल्कि हंगामा करने आते हैं। सब साफ किया जा चुका है और आपको इसके बारे में कुछ मिलेगा नहीं। दोस्तों, पुलकित लाहिड़ी को शुभेंदु का काफ़ी करीबी बताया जाता था, यानी कि 3 लोग इनसे जुड़े हुए थे, और तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। ये बताना मुश्किल है कि शुभेंदु के पीए होने के एनबर्न मौत कैसे हो गई, और खैर, बड़े लोगों के साथ ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं होती हैं दोस्तों, कुछ दिन लोग याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। शुभेंदु से जुड़े ये चारों शख्स जिनकी मौत हुई है, वो जवान, हैंडसम, फिट और काबिल लोग थे। इनकी मौत का राज कभी नहीं खुलेगा और ना खुल पाया है। दोस्तों, आज जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है दोस्तों, निंदनीय है। शायद ममता बनर्जी के पास राज है, मगर अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब
वक्त गुजर चुका है और सब कुछ बदल चुका है। खैर दोस्तों, ममता बनर्जी की हार के बाद अखिलेश ममता बनर्जी के घर पहुंचे हैं और उन्हें उनके कलकत्ता वाले आवास पर पहुंचकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता दीदी से कहा है कि आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है और हम आपके साथ हैं। शॉल पहनाकर घंटों वहां पर बातचीत हुई। दोस्तों, इस बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी और इस पूरे मामले को लेकर गोदी मीडिया का भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन आ गया है। गोदी मीडिया तो सबसे पहले बोलता है। दोस्तों, कुछ पत्रकार ममता बनर्जी के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने वाली बात को हल्के में ले रहे हैं। बात का वजन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि वो इस तरह की बातें कर रही हैं, वैसे वो कुछ कर नहीं पाएंगी। इस तरह की भी बातें गोदी मीडिया में चल रही है। हालांकि कोई कानून का ज्ञाता हो तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना मालूम है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है। भारत कोई खाली स्थान नहीं है। भारत 100 करोड़ की जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में लोगों की भलाई सर्वोपरि है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने का अधिकार तो सभी का होना चाहिए, जैसा कि ममता बनर्जी जाने वाली हैं और उन्होंने साफ मीडिया से कहा कि वो इस पूरे मामले पर इस्तीफा ना देकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी। ये सरकार का अधिकार नहीं, ये संवैधानिक वित्तीय संकट के समय के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास जाएं। अगर लोगों को लगे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका भी अगर कल्याणकारी नहीं है तो आप अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएं और वहां से न्याय की बात करें। तो ऐसे में ममता बनर्जी को इन चारों से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। घर के कलेश का समाधान ना हो तो घर के बाहर वालों में भी सलाह लेनी जरूरी है। फिर जिस काम के लिए पत्रकार, न्यूज़ चैनल, अखबार रखे थे वही काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो लोकतंत्र की कोई इकाई समाज समझ ही नहीं पाएगा और आखिर उसे न्याय कहाँ मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी आप देखते जाइए। इनका नाम श्रीमती काजोरी बनर्जी है, ममता बनर्जी की सगी भाभी हैं। इन्हें सड़क पर घेरा गया है, गालीबाजी और नारेबाजी भी की गई है, जिसमें सीआरपीएफ के पुलिस वगैरह सब खामोश है, खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, किसी ने भी इन्हें बचाने की जहमत नहीं उठाई। वो चुपचाप उस रास्ते से जा रही हैं जहां पर ये पीले कुर्ते वाला व्यक्ति खड़ा है, झंडा लेकर उनकी भाभी को परेशान कर रहा है। ममता बनर्जी की भाभी का यह हाल है। जरा सा इंतजार कीजिए, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान में बंगाल उत्तर प्रदेश जैसा बन जाएगा। बंगाल चुनाव के वक्त एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अब देखिए, परमहंस राम और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ गुंडे उनकी तस्वीरों पर लाठियां चला रहे हैं। ये दोनों युगांतर की तस्वीरें पर चलती हुई लाठियां भी साफ हैं कि खुद की आखिरी सांस तक यह यकीन नहीं कर पाऊंगी कि किसी बंगाली मां के गर्भ में पैदा हुई कोई भी शख्स रामकृष्ण और विवेकानंद पर लाठी चलाने की सोच भी नहीं सकता है। लाठी चलाने वाला बंगाली नहीं हो सकता, ये बाहरी गैर बंगाली गुंडे हैं। और अगर ये गुंडे बंगाली हैं तो फिर भी बंगाली के अस्तित्व की संकट ज्यादा दूर नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई भी बंगाली इन पर लाठियां नहीं चला सकता। रामकृष्ण विवेकानंद जो थे वो प्लूरिटी और सेक्सुअलिज्म की निशानी है। पश्चिम बंगाल में इन पर हमला होना विनाश की शुरुआत है। दोस्तों, जिस तरह के भाषण पूरा कैबिनेट पहुंचा था, उसके बाद से जो हंगामा बंगाल में हो रहा है वो सब जानते हैं। बहुत जल्द बहुत कुछ दिखाई देगा। अब पूरी प्रकार की मंडली मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए बंगाली बीजेपी वालों को उकसा रही है। टाइम्स नाउ की ये खबर आप लोग देख लीजिए, किस तरह से टाइम्स नाउ ने जहर उगला है मुसलमानों के लिए। अतीक का यूपी में जो हाल हुआ है वही बंगाल में जहांगीर का होगा। सारे मुद्दों की एक ही दवा, मुसलमान का नरसंहार करने के लिए ये एंकर हर मुद्दों को दबाकर यहाँ मुसलमानों का मुद्दा उठा रही। एक महिला होकर इस तरह की नफरत फैलाना कहां तक जायज है दोस्तों। देश का मीडिया है जो बंगाल में टीएमसी नेता जहांगीर की हत्या के लिए उकसा रही है, न्यूज चला रहा है। शायद ये मैडम भूल गई कि अतीक अहमद की हत्या के बाद उनको संसद में सम्मान दिया गया था। शायद इन्हें ये नहीं मालूम कि संसद और गुंडों में कितना फर्क होता है और जिस तरह की ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत बैठकर जिस तरह से बंगाल में आग लगी है उसमें घी का काम कर रहा है। गोदी मीडिया तो मौका चाहिए उसको टीआरपी बटोरने के लिए और गोदी मीडिया एक भी मौका इसको छोड़ना नहीं चाहती। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।